हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पीवाई क्यूज हैं। ठीक है, देखो, आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर सर आपने लिखा तो नहीं कि वो कौन से उसमें आया था, कौन से उसमें नहीं आया था। बात ऐसी है, मेरे को ना इंग्लिश में मिले सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए लिखा है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इंग्लिश में तो कोई भी कहीं से भी उठाकर डाल देता है, मिल जाते हैं बहुत प्यार से, हिंदी में नहीं मिलते। और उनके फिर आंसर भी ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट ही मोटिवेट करते हैं। ओके, अच्छा, दोबारा से बता देता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। और मैं बाकी आपके एसएसटी का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एंड क्योंकि मेरी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, खांसी वगैरह हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बीच बीच में शायद आपको बहुत ही ऑकवर्ड खांसी की आवाज़ सुनाई दे, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है जी, चलो बिना टाइम वेस्ट कर हम शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण के किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण हुआ था, है ना? तो क्यों हुआ था इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण, उसके कारण बताने हैं। तो सबसे पहले तो बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाजार। देखो, धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए क्या हो रहा था, ज़्यादा वो हो रहा था, क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। और ज़्यादा उत्पादन हो रहा था तो इसी से औद्योगिकरण हुआ हमारे इंग्लैंड के अंदर। यस और नो? दूसरा वह मांग की वृद्धि। जब लोगों ने ज़्यादा मांग करना शुरू कर दिया तो उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन होना शुरू हुआ। और जब बहुत ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, औद्योगिकरण तो होगा ही होगा। वैसे नो, चलो, नेक्स्ट है जी हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम, जिसको हम आदि औद्योगिकरण भी कहते हैं। आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या है, क्या ना, देखो हमारे क्या कहते हैं उसको, अ, इंग्लैंड के अंदर आपको पता है, हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि इंग्लैंड के अंदर या मैं बोलूँ यूरोप के अंदर पहले से ही चीज़ें बनना शुरू हो गई थी। बट वो फैक्ट्रियों में नहीं बनती थी, उद्योगों में नहीं बनती थी, वो बनती थी लोगों के घरों पे। और इसी को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम ने ही विकास किया था, एक तरह से औद्योगिक क्रांति का वो एक आधार था। ठीक है, देखो, जब आप स्कूल में जाते हो तो 10th करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले फर्स्ट क्लास पढ़नी करती है। फर्स्ट क्लास बेस होती है, एबीसीडी सीखोगे, अ से अनार सीखोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो वैसे ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था हमारा, जिसको हम आदि औद्योगिकरण बोलते हैं, वो हमारे औद्योगिकरण का आधार था। ओके, ओके, इसी के साथ साथ नए नए आविष्कार भी हो रहे थे। और नए नए आविष्कार हो रहे थे जिसकी वजह से औद्योगिकरण और बहुत ज्यादा तेजी से हुआ, जिसकी वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे इसमें लिखा है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, इन सारी की सारी चीजों में बहुत ज्यादा आविष्कार हुए, जिससे कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा और हम औद्योगिकरण की तरफ गए। ओके, नेक्स्ट है कि पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड में है ना, जो हमारे व्यापारी थे उनको बहुत आसानी से पूंजी वगैरह मिल जा रही थी, पैसे वगैरह मिल जा रहे थे। अब जब हमारे उद्योगपति को पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, पैसा जो उनको मिलेगा वो क्या करेंगे, उनसे कंपनी वगैरह स्टैब्लिश करेंगे, अपने एरिया का विकास करना चाहेंगे, तकनीकी विकास करेंगे। तो जब पैसे आपको आराम से मिल जाए ना, है ना, तो आप बहुत तेजी से औद्योगिकरण करने लग जाते हो। और यही एक रीजन बना था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का, कि पैसे बहुत ईजिली, क्योंकि बैंक वगैरह बहुत व्यापार इंग्लैंड में स्टार्ट हो गए थे। तो लोन लेना और इंग्लैंड में पैसे वगैरह जुटाना बहुत ईजी हो गया था। तो सबने फैक्ट्री वगैरह खोल के उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है। लास्ट पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता। तो इंग्लैंड में आपको पता है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, इसकी उपलब्धता भी, उपलब्धता जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते थे। तो इसीलिए लोगों ने इसके फैक्ट्रियां खोलना शुरू कर दिया और औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरू हो गया। ठीक है, बेसिकली आपको पता है ना, औद्योगिकरण जो था हमारे इंग्लैंड के अंदर कोयला और लोहा, यस्क और कॉटन, इन तीनों चीजों से ही बढ़ा था या हुआ था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाजार में श्रम की बहुतायत से श्रमिकों के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा। एग्जाम, इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि बताओ कि 1850 के दशक में या 1700 या 1800 या 1900 के दशक में हमारे श्रमिकों की हालत कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे श्रमिकों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, कुल मिलाकर मजदूरों की जो जीवन जीवन था वो बहुत ही दयनीय था। बाजार में श्रम जो था वो बहुत प्रचुर मात्रा के कारण नौकरियों की कमी थी। मैं समझाता हूँ, इसका मतलब है कि लोग बहुत सारे थे। जब किसी जॉब, अब देखो, 100 लोग हैं, एक जॉब है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी जो हमारे इंग्लैंड में थी, जॉब मांगने वाले बहुत कम थे, ज्यादा थे, और जॉब बहुत कम थी। इसके लिए बहुत लोगों को सस्ते में काम करने के लिए रेडी होना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है नौकरी पाने की वास्तविक संभावना दोस्ती और रिश्ते के मौजूदा नेटवर्क पर निर्भर करती थी। यानी आपको नौकरी तभी मिलेगी जब का आपका कोई रिश्तेदार पहले से ही कंपनी के अंदर हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनका कोई दोस्त वगैरह नहीं था उनको जॉब नहीं मिलती थी।
ज़्यादातर काम मौसमी थे। इसका मतलब है बहुत सारे काम ऐसे थे जो ठंड में मिलते थे, गर्मी में नहीं मिलते थे। तो इसकी वजह से वो उनको लंबी अवधि तक काम नहीं मिल पाता, है ना? उन्हें बिना काम के रहना पड़ता था लंबी अवधि तक। वास्तविक मजदूरी गिर गई थी, इसलिए श्रमिक को गरीबी बढ़ रही थी। इसका मतलब है सैलरी तो उनकी इंक्रीज हो रही थी, बट चीज़ों के दाम ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। मान लो आपकी सैलरी बढ़ी 10 रुपये और चीज़ों के दाम बढ़े 20 रुपये के हिसाब से, तो आप तो एक तरह से गरीबी हो गए, है ना? और यही बात देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है, आय में वृद्धि के साथ कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे वेतन में वृद्धि कम आई। मतलब बेसिकली आपकी इनकम जो है उसके बढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ों के बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक और समस्या यह थी कि काम के दिनों की जो संख्या थी औसत दैनिक आय का निर्धारण करती थी। इस प्रकार यह अभिव्यक्त किया जाता था कि इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में श्रमिकों की हालत जो जीवन था वो बहुत ही दयनीय था। ठीक है, इसका मतलब है उनको डेली वेज वर्क दिया जाता था, उनको महीने के लिए नहीं बांधा जाता था। उनको जितना काम उन्होंने डेली किया है उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप छुट्टी कर लोगे तो आपको पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि देखो हो सकती है छुट्टी, तो पैसे कट रहे थे, है ना? तो मतलब उनको सैलरी नहीं, उनको वेजेस दी जाती थी। वेजेस बोले तो मजदूरी दी जाती थी, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया। यहाँ क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन सुन लो। बेसिकली ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर थे ना, ब्रिटिश जो चीजें बनाते थे उनको बेचने के लिए उन्होंने विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट का कैसे यूज किया, और भारत के जो लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने सामान को बेचने के लिए विज्ञापन का कैसे यूज किया, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। मैंने एक ही में दोनों का बता रखा है, ठीक है? अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है? एंड ये थोड़ा और बता रखा है कि क्या बुरी हालत थी हमारे श्रमिकों की, कि बेरोजगारी का डर था, है ना? और ऊपर से जो नई नई तकनीकें आ रही थी ना, तो हमारे जो श्रमिक थे वो बेसिकली उस तकनीक के खिलाफ भी हो गए थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि नहीं होनी चाहिए भाई, तकनीकें वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे उनकी जॉब चली जाएगी। वो नई नई मशीनें आ रही थी ना, उनसे वो बहुत गुस्सा थे। ठीक है, और 1840 के दशक में उनकी थोड़ी सी स्थिति सुधरी थी। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, वही कि विज्ञापन की भूमिका बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जनरल जनरल पॉइंट लिखे हुए हैं कि जब नए उत्पाद बनते हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है ना? नए उपभोक्ता बनाने का एक तरीका विज्ञापन के माध्यम से है। मतलब आप विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट करके लोगों को खरीदने के लिए बोल सकते हो, है ना? वह लोग के दिमाग को आकार देने में जरूरत पैदा करने की कोशिश वगैरह करता है ना? और कभी कभी है ना, आपको एडवर्टीजमेंट देखकर लगता होगा कि यार ये वाली चीज मेरे को खरीद लेनी चाहिए, चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, है ना? तो यही बता रखा है कि भूमिका जो थी विज्ञापन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और अभी से नहीं पहले से ही थी। अब बात करते हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर आपको पता है ब्रिटेन के अंदर है। तो जो ब्रिटिश जो हमारे निर्माता थे वो चीज़ें बेचने के लिए क्या करते थे, वो क्या करते थे कि है ना, चीज़ों पर लेबल लगा देते थे। किस चीज़ का वो लेबल लगा देते थे? मेड इन मैनचेस्टर। तो इससे क्या होती थी, चीज़ों की गुणवत्ता बढ़ जाती थी। इस लेबल के द्वारा देखो, इंपोर्टेड चीज़ है, जब आप मेड इन मैनचेस्टर लिख दो यानी ब्रिटेन का बना हुआ है, तो लोग क्या करते थे, उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते थे। ठीक है जी। और साथ ही में वो क्या करते थे, कभी कभार नवाबों की फोटो वगैरह भी लगा देते थे। ठीक है, बेसिकली वो ये संदेश देना चाहते थे कि आप अगर इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हो तो आपको गुणवत्ता का सवाल नहीं उठाना चाहिए, इस चीज़ को खरीदना चाहिए। तो ऐसे ब्रिटेन वगैरह के जो मैनचेस्टर के जो उद्योगपति थे वो ये तरीका अपनाते थे। हमारे इंडियन जो थे वो अलग तरीका अपनाते थे। हमारे इंडियन लगाते थे बहुत सुंदर सुंदर भगवान की फोटो। ठीक है, कैलेंडर में देवी देवताओं की छवियां वगैरह लगाते थे, फोटो वगैरह लगाते थे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे भगवान, अब ये देखो, किसी चीज़ पर भगवान की फोटो लगाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कनेक्ट करवा रहे हो भगवान से, कि हाँ जी, आप इस चीज़ पर भगवान की फोटो आप इसे खरीदो, ऐसा है ना? तो यही किया गया, है ना? भगवान की पिक्चर्स वगैरह बनाई गई, और साथ में जो हमारे राष्ट्रवादी थे ना, वो तो साफ लिख देते थे कि भाई अगर आप ये चीज़, अगर आप चाहते हो कि भारत का सपोर्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ खरीदो, है ना? जो कि एक सही बात भी थी, क्योंकि अंग्रेजों को लोग बहुत सपोर्ट करते थे, इंडियन को नहीं करते थे। तो जिन इंडियन को नहीं करते थे उन्होंने, उद्योगपति ने बोलना शुरू कर दिया, देखो साफ सीधी बात है, अगर आप राष्ट्रवादी को, हम जैसे लोगों को, भारत के व्यापारियों को सपोर्ट करते हो तो ये चीज़ें खरीदो। ठीक है, और आपको इमेज भी मिल जाएगी बुक में ऐसी बहुत सारी, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी भी अपनी चीज़ें बेचने के लिए विज्ञापन वगैरह का प्रयोग करते थे। ठीक है, भगवान की फोटो वगैरह लगाना, है ना? और कहीं ना कहीं संदेश देना कि आप अगर देश की परवाह करते हो तो चीज़ें खरीदो, है ना? जिन्हों को भारतीयों ने बनाया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमाश्तो, अभी गुमाश्तो क्या होता है, गुमाश्तो को क्यों लगाया, और गांव में गुमाश्तो और बनकोरों के बीच में अक्सर झड़पें क्यों होती थी, 5 कारण स्पष्ट करें। पहले तो मैं गुमाश्तो समझा देता हूँ, ये गुमाश्तो होता क्या है। बात ऐसी थी क्या ना, ब्रिटिश जो थे वो, उनको हिंदी बोलनी आती नहीं थी। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं आता था बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को पकड़ा, उसको जॉब दे दी, और जॉब का नाम था गुमाश्त। ठीक है जी, गुमाश्त नाम की जॉब थी। अभी उस बंदे का काम क्या था,
ये जाता था बुनकरों के पास और बुनकरों को बोलता था देखो मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, पैसे वगैरह दूंगा, बट आप जो चीज़ें बनाकर है ना मेरे को ही देना, है ना। और आप किसी और को, जैसे आपने मान लो गुमाश्त ने बोला कि अगर मैं आपको 1000 रुपये दूंगा ना, तो अब जो भी कपड़ा वगैरह बनाओगे वो मेरे को ही बेचना, और किसी को नहीं बेच सकते आप, है ना। तो ये था गुमाश्त। तो बेसिकली अब उस गुमाश्त के बहुत सारे काम थे, क्या क्या काम थे पहले हम वो देख लेते हैं। फिर देखेंगे कि गुमाश्त और हमारे बुनकरों के बीच में लड़ाई क्यों होती थी। तो पहला पॉइंट तो यह है कि बुनकर का काम का पर्यवेक्षण करना, ठीक है। पर्यवेक्षण करना का मतलब क्या होता है, बेसिकली नजर रखना, सुपरवाइज करना जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है जी, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी। तैयार उत्पादों को संग्रह करना यानी कलेक्ट करना, जो चीजें बन गई है बुनकरों से कलेक्ट करने का काम होता था। उत्पादों की गुणवत्ता की परीक्षा करना, चेक करना कि चीजें जो बुनकर बना रहे हो बढ़िया क्वालिटी की बना रहे या नहीं बना रहे। और अगर कोई बुनकर होता था जो कि टाइम पे चीजें नहीं देता था, है ना, टाइम पे सामान बना के नहीं देता था, तो बुनकरों को दंड देना और अंग्रेजों को जानकारी देना, ये भी हमारे गुमाश्त का काम था। ओके। और आपको देखो थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही गया होगा कि हमारे गुमाश्त और हमारे बुनकरों के बीच में क्यों लड़ाई होती थी। अब ये रीजन भी सुन लो, ये 5 रीजन है। पहला तो ये है कुमास्त जो होता था वो बाहर का होता था, बाहर का यानी जिस गांव में बुनकर रहते हैं ना उस गांव का नहीं होता था, दूसरे इलाके का होता था कोई इंडियन ही हिंदी बोलने वाला, बट बाहर का होता था। ग्रामीण के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, है ना, ग्रामीण लोगों के साथ, गांव वाले लोगों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। बहुत अहंकारी था, जब भी गांव में आता था तो अपने साथ सिपाही और चपरासी लेकर आता था, है ना। उन्होंने अपितु अ, आपूर्ति में देरी के लिए बुनकरों को दंडित भी किया, अगर बुनकर जो है टाइम पे नहीं दे पाते थे चीजें। पहले जो लोग होते थे ना इन गुमाश्त से पहले, अगर लेट हो जाते थे तो माफ कर देते थे क्योंकि उस गांव के होते थे, पर जो गुमाश्त था वो बिल्कुल दंड दे देता था। बुनकर अपना कपड़ा दूसरे खरीदार को नहीं बेच सकते थे क्योंकि उसने पहले ही कर्ज लेकर कंपनी से कर लिया था, गुमाश्त से कर लिया था। ओके। और लास्ट पॉइंट है, उन्हें कंपनी द्वारा पेश की गई कीमत को ही स्वीकार करना पड़ता था, हालांकि वह बहुत कम थी। लोन तो ले लेते थे हमारे बुनकर, बट बाद में जब गुमाश्त को चीजें बेचने का टाइम आता था ना, तो गुमाश्त कहता था नहीं भाई मैं 1000 नहीं, मैं तो 50 रुपये में खरीदूंगा, देना है तो दो, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे गुमाश्त और हमारे बुनकरों के बीच में दप्पड़ दो हो जाती थी, लड़ाई लड़ाई वगैरह हो जाती थी, ठीक है जी। चलो। ओके। और एक सॉरी भी कहना है यार आपको, मैं वीडियो है ना रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। आ, जब भी कुछ ऐसा होता है ना यार तो बहुत बुरा लगता है यार, बताओ, एग्जाम के टाइम में ही ढंग से हेल्प नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे। इसका मतलब है कि बहुत सारे यूरोप में ऐसे उद्योगपति थे, उद्योगपति यानी मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक, वो है ना अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीनों को कम रखते थे या रखते ही नहीं थे मशीनों को, और लोगों को ज़्यादा जॉब देते थे, है ना। मतलब मशीन जो थी वो काम जल्दी कर देती थी, बट फिर भी वो मशीनों को पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें। अच्छा क्या रीज़न थे इसके, बड़े सिंपल सिंपल रीज़न है। पहला, मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, लोग बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, और वो सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। जो नई नई मशीनें हैं ना उनको वो लगाना वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती थी, मशीनें बहुत महंगी होती थी। और दूसरी बात है, बहुत सारे उद्योग जो थे वो मौसमी उद्योग थे, है ना, हाथ से काम करना बेहतर था। इसका मतलब ये है कि देखो मान लो आपका आपकी कुछ शराब का है, कुछ काम वगैरह है, यूरोप में बहुत चलता है, सर्दियों में तो चलेगा काम, सर्दियों में मान लो आपने कोई मशीन वगैरह खरीदी है, 6 महीने सर्दियों में चली, गर्मियों में फिर बंद करनी पड़ेगी क्योंकि शराब का काम इतना नहीं चलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 24/7 365 दिन चलता है, बट ऐसा नहीं है, यूरोप में ऐसा नहीं होता। यहाँ ज़्यादा नहीं होता था, तो इसीलिए लोगों को रखना सही रहता था क्योंकि 6 महीने रखो, 6 महीने लात मार के निकाल दो, तो ये वाला तरीका अपनाते थे वो। और लास्ट है कि बाजार में बारीक जटिल काम की मांग थी, मतलब कोई भी जैसे हस्तकला का काम कर रहे हो तो ना हाथ से जो फिनिशिंग आती है ना वो मशीन से नहीं आती थी, तो इसलिए भी जो हमारे उद्योगपति थे वो हाथ से बनी चीज़ों को प्रेफर करते थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के बाद हमारे ब्रिटेन के व्यापार पर क्या असर पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक चैप्टर नंबर 3 भी है जो हमने अपलोड करा है, आपने नहीं देखा तो उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भूमंडलीकृत का बनना। उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा। अभी हम देखने वाले ब्रिटेन के व्यापार के पे क्या असर पड़ा, ठीक है। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध से पहले ना ब्रिटेन ने हमारे बाजार पे एक तरह से कब्जा कर रखा था, ज्यादातर चीजें हमारे बाजार में आपको मेड इन ब्रिटेन ही मिलती थी या मेड इन मैनचेस्टर मिलती थी। बट प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना उल्टा हो गया, ब्रिटेन की चीजें इंडिया में दिखना बंद हो गई। रीजन क्या थे, ये रहे रीजन। देखो, युद्ध के बाद मैनचेस्टर भारतीय बाजार को अपनी पुरानी स्थिति को फिर से हासिल नहीं कर सका, मतलब दोबारा से जो पहले जो ब्रिटेन की चीज़ें बेची बिकती थी ना अब वो उतनी नहीं बिकती थी। अमेरिका क्योंकि ब्रिटेन पूरा लड़ाई में लग गया था, है ना, वो इंडिया के अंदर चीज़ें नहीं भेज पा रहा था।
है ना, जो उसकी कंपनियां थी ना ब्रिटेन के अंदर, वहां पर तो वो औजार वगैरह हथियार वगैरह बना रहा था, कपड़े वगैरह बनवा रहा था आर्मी के लिए। अमेरिका, जर्मनी, जापान के साथ औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गया था। इसका मतलब है जब लड़ाई में लगे हुए थे, ब्रिटेन वगैरह लड़ाई में लगा हुआ था, तो जो जापान है, फ्रांस है और अमेरिका है, ये अपना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रहा था, जो कि बाद में ब्रिटेन जो है उसको कॉम्पीट नहीं कर पाया। नेक्स्ट है, युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कपास का उत्पादन फिर गिर गया और ब्रिटेन से सूती कपड़े का निर्यात नाटकीय रूप से गिर गया। ब्रिटेन दूसरी कंट्री में कपड़ा बेचता था, अब वो भी जो है बंद हो गया बेसिकली, है ना, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। नेक्स्ट है कि उपनिवेशों के भीतर स्थानीय उद्योगपति ने विदेशी निर्माताओं की जगह धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली और घरेलू बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। ये इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। जो इंडिया के स्थानीय व्यापारी थे ना, उद्योगपति थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया कि जो बाहर से जो निर्माता, जो ब्रिटेन के कपड़े खरीदते थे ना, जो लोग, उनको इंडिया के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। और अब जो है वो लोग जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट ही खरीदने लग गए, ब्रिटेन के खरीदते ही नहीं थे। तो ये एक कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ा था हमारे लिए, बट ब्रिटेन के लिए बहुत ही खराब प्रभाव था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये कुछ और पॉइंट भी लिखे हुए हैं, आप इसमें से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है कि ओके, मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है कि मैनचेस्टर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के व्यापार पर अपना पुराना स्थान क्यों नहीं कर सका, ये भी वही बता रखा है। बात ये थी कि पहली बात तो ये है कि ना, ये देखो वही आंसर लिखा हुआ है, ब्रिटेन मिले युद्ध उत्पादन में व्यस्त हो गई थी, है ना। ब्रिटेन में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी ना, वो किसकी चीज़ें बना रही थी, औजार वगैरह हथियार वगैरह बना रही थी लड़ने के लिए, है ना। और भारत में वो कुछ भेज नहीं पा रहे थे, कपड़ा वगैरह भारत में पहले भेजते थे, वो भेज नहीं पा रहे थे। अचानक भारतीय कारखानों के पास मील की आपूर्ति के लिए एक विशाल घरेलू बाजार आ गया था। मतलब अब है ना, भारत की मिलें जो है उनको फायदा हो गया था, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन से कुछ आ नहीं रहा था। लोग तो कपड़े चाहिए लोगों को, तो भारत के कारखानों में काम बढ़ गया कि जी अब कपड़े चाहिए, कपड़े बनाओ इंडियंस के लिए। भारतीय कारखानों ने भी, और भारत के जो कारखाने थे वो बेसिकली ब्रिटेन में भी चीज़ें भेजे थे, क्या, जैसे जूट के बैग, सेना की वर्दी, कपड़ा, तंबाकू, सॉरी तंबू, तंबाकू कह रहा हूँ, तंबू, चमड़े के जूते, घोड़ा, घोड़ा, घोड़े की खच्चर की काठी, मतलब घोड़े नहीं है ये, घोड़े की खच्चर की काठी होती है, मतलब घोड़े के वो नीचे वो नहीं होता, वो ये वाला, इसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ उसकी सीट हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाकर भेजा करते थे। ओके, और इसी वजह से आप कह सकते हो कि हमारे भारत का ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ब्रिटेन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और वो दोबारा से नहीं, और जो ये लिखा है, फैक्ट्रियों में तो बहुत सारे लोग जो है उनको जॉब वगैरह जो है वो मिलने लग गई थी, बल्कि ज़्यादा काम बढ़ गया था। तो यही बातें लिखी हुई है, रीड कर लेना, क्लियर हो जाएगा आपको, बता ही चुका हूँ वैसे तो मैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या आई। मैनचेस्टर यानी कि जब ब्रिटेन भारत के अंदर पहली बार आए, ठीक है, और उन्होंने भारत के अंदर व्यापार करना शुरू किया, तो उस समय भारत के जो बुनकर थे उनके सामने क्या क्या समस्या आई। तो ये देखो, ये समस्या लिखी हुई है, भारतीय सूती वस्त्र पर भारी आयात शुल्क के कारण भारत में निर्मित बाजार ध्वस्त हो गया। इसका मतलब क्या है, पहले ना क्या होता था, इंडिया से बाहर जाती थी चीज़ें, जैसे ब्रिटेन जाती थी, तो इंडिया के अंदर 10 रुपए की होती थी, तो ब्रिटेन के अंदर भी 10 रुपए की बिकती थी। बट अब क्या हो गया कि ब्रिटेन ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, यानी 10 रुपए की इंडिया की कोई चीज़ है ना, वो अब यहाँ पर 100 रुपए की बिकेगी ब्रिटेन में। इससे नुकसान क्या होता था, इससे इंडिया की कोई चीज़ें खरीदता नहीं था, क्योंकि इतनी महंगी थी। तो पहले तो ये था कि उन्होंने टैक्स वगैरह लगा दिए थे, जिससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी भारत को। और अपने केस में उल्टा कर दिया, अपने केस में उल्टा कैसे, कि जो ब्रिटेन की चीज़ें आ रही है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो उतने में बिकेगी जितने में इंडिया में बिक रही है, और मतलब उतने में बिकेगी जितने ब्रिटेन में बिक रही है। इससे क्या हो गया, लोगों ने ब्रिटेन के कपड़े, क्योंकि मेड इन मैनचेस्टर थे, वो खरीदना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, बुनकर अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची कपास को खरीद करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इसका अधिकांश निर्यात किया जाता था। घटिया किस्म का कच्चा कपास जो है बाजार में कहीं नहीं टिक पाया। इसका मतलब ये है कि देखो, बात ऐसी थी, ब्रिटेन वाले बड़े इंटेलिजेंट थे, वो क्या करते थे, इंडिया के से क्या ले जाते थे, रुई ले जाते थे, क्या ले जाते थे, रुई ले जाते थे। अब रुई अगर वो इंडिया से लेकर गए हैं, तो इंडिया के जो बुनकर है ना, उनके पास रुई नहीं बचती थी, ठीक है, और घटिया क्वालिटी की रुई बचती थी, जिससे कुछ बन नहीं पाता था। तो इससे भी हमारे बुनकरों को नुकसान हुआ, रुई नहीं मिल पाई उनको। कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के साथ कच्चे कपास की कीमत में भी वृद्धि हो गई, और आपको पता है, मतलब जो थोड़ी बहुत रुई बची वो भी बहुत महंगी हो गई, तो ये भी एक दिक्कत फेस करनी पड़ी। और इसके अलावा भारत में कारखानों का उत्पादन शुरू हो गया, कारखानों का उत्पादन शुरू हो गया, मशीनों से बने भारतीय सामान भी बाजार में आ गए। और दूसरा ये है कि भारत में भी जो चीज़ें हैं वो मशीनों से बनने लगी थी, तो हमारे बुनकर जो हाथ से चीज़ें बनाते थे ना, उनका एक तरह से टाइम जा चुका था। क्या क्या प्रॉब्लम थी, पहला तो ब्रिटिश ने वो टैक्स वगैरह लगा दिया था, दूसरा सारी की सारी जो है ब्रिटेन की चीज़ें बन के आ रही थी, सस्ती होती थी वो चीज़ें, भारत की चीज़ें महंगी होती थी, है ना।
और भारत के जो हमारे वो है ना बुनकर, उनको रुई नहीं मिल पाती थी बढ़िया क्वालिटी की। और लास्ट है कि भारत के अंदर भी जो चीज़ें हैं मशीनों से बनी वो आने लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय व्यापारियों पर लगाए गए किन्हीं तीन प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ब्रिटिशरों ने? पहला तो व्यापार पर एक अधिकार थोप दिया। एक अधिकार थोपने का क्या मतलब है? बेसिकली अब है ना ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है ना वही डिसाइड करती थी कि कौन सा व्यापारी भारत का किस चीज़ का व्यापार कर पाएगा। समझ रहे हो? मतलब मान लो मैं भारत के अंदर बहुत बढ़िया कपड़े का व्यापारी था, तो मेरे को बोल दिया जाएगा कि भाई बंद कर दो काम अपना, क्योंकि अब एक अधिकार आ गया है, हम आपको परमिशन नहीं दे रहे। समझ रहे हो? भारतीय व्यापारी को औपनिवेशिक नियंत्रण के अधीन वस्तुओं का व्यापार वगैरह की अनुमति नहीं थी, वो व्यापार वगैरह नहीं कर सकते थे। उन्हें व्यापार संचालन के लिए पर्याप्त स्थान की अनुमति नहीं थी। मतलब उन्हें बोला जाता था कि आप व्यापार नहीं कर सकते, है ना? एक अधिकार थोप दिया था। दूसरा, भारत को निर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने पर भी रोक लगा दी थी। ये भी बोल दिया कि जो भी चीज़ आप बनाओगे वो आप यूरोप पे भी नहीं भेज सकते। यह केवल कच्चा माल और खाद्यान्न वगैरह निर्यात कर सकते हो। मतलब आपको अगर यूरोप में कुछ बेचना भी है ना, तो आप बना बनाई चीज़ नहीं बेच सकते, आप कच्चा माल बेच सकते हो, रुई बेच सकते हो, रुई बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बने बनाए कपड़े नहीं बेच सकते। तो ये यहाँ यहाँ भी हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि जो बनाकर बेचते थे चीज़ें वो तो खत्म ही हो गया था, अब तो कच्चा माल ही भेज पा रहे थे, है ना? जिससे ऑब्वियसली बात है कम प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय व्यवसायियों को यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या है। पहले तो ये पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय केवल पूंजी प्रदान कर सकते थे, जबकि प्रबंधन एजेंसी निवेश किया जाता था और व्यवसाय से संबंधित निर्णय लिए जाते थे। बात ऐसी है, मान लो मैं एक भारत का व्यापारी हूँ, बहुत पैसा, अंधा पैसा है मेरे पास। एक एजेंसी होती थी जो कि किसी फैक्ट्री या किसी बिजनेस के अंदर मेन निर्णय लेती थी। तो मैं व्यापारी चाहे कितना अमीर हूँ, अगर मैं कितने भी पैसे दे दूँ इस एजेंसी को, बट मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब मेरी ही कंपनी, भारतीय कंपनी को कौन देखेगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो आप कह सकते हो एजेंसियाँ है ना, वही कंट्रोल करेगी और वही निर्णय लेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो निर्णय अपने फायदे के लिए लेगी, कहीं ना कहीं ब्रिटेन के फायदे के लिए लेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गई थी हमारे भारतीय व्यापारियों के लिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक नियंत्रणों के बावजूद भी भारतीय उद्यमी जो थे वो व्यापार में कैसे बचे रहे? मतलब ब्रिटेन ने देखो कितनी बुरी तरीके से हमारे वो लगा दिए थे, है ना? क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई थी हमारे उद्योगपति पे, एजेंसी में नहीं आ सकते, वो चीज़ें दूसरे कंट्री में नहीं बेच सकते, है ना? बट फिर भी उन्होंने, हमारे भारत के व्यापारी फिर भी बचे रहे। बहुत सारे व्यापारी जो थे वो उस टाइम में बहुत अमीर भी बने। ऐसा कैसे हो गया? तो ये कुछ रीज़न लिखे हैं। पहला तो है कि 19वीं शताब्दी के उपरांत जब भारतीय व्यापारी ने रियली सॉरी, 19वीं शताब्दी के उपरांत जब भारतीय व्यापारियों ने उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के सामने सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परहेज किया। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भारतीय जो हमारे उद्योगपति थे उन्होंने ये देखा, देखो अगर हम ब्रिटेन की किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के साथ है ना कंपटीशन करेंगे ना, तो पक्का ब्रिटेन हमें लुढ़का देगी। तो इनके साथ कंपटीशन ही मत करो, कोई और प्रोडक्ट बनाओ। पहले तो इस वजह से वो बचे रहे। दूसरा, जैसे ही स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन पता है ना, बेसिकली ब्रिटिश के कपड़े बॉयकॉट वगैरह हुए, तो उन्होंने और ज़्यादा सलाह दी हमारे राष्ट्रवादियों को, क्या ब्रिटेन के कपड़े मत लो, आप भारत के कपड़े लो, भारत की चीज़ें खरीदो। इससे भी उद्योगपति को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, इसलिए वो बचे रहे। औद्योगिक समूह ने अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए खुद को संगठित कर लिया। बहुत सारे भारत के जो व्यापारी थे वो सारे एक एक जुट बना लिया, उन्होंने ग्रुप बना लिया, और सरकार पे कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेड संरक्षण के लिए, टैरिफ संरक्षण के लिए और अन्य रियायतें देने के लिए भी दबाव वगैरह डाला। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीनी और जापानी धागों के कारण जब भारतीय धागों को का चीन को निर्यात घट गया, तो भारत के उद्योगपति ने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। देखो याद है ना आपको, मैंने बोला था कि भारत को ये बोला गया था कि आप यूरोप के अंदर कपड़ा नहीं भेज सकते, आपको कच्चा माल भेजना पड़ेगा। बट चाइना के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था। भारत है ना, चाइना में पहले क्या करता था, कच्चा माल वगैरह बेचता था, है ना? बट उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने कपड़े कच्चा माल वगैरह बहुत उपलब्ध हो गया चाइना की मार्केट में, कोई इंडिया का कच्चा माल खरीद ही नहीं रहा था, रुई वगैरह हो गई, है ना? तो भारत ने क्या करा, दिमाग चलाया, भारत ने कहा ठीक है जी। भारत के व्यापारियों ने कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी चीनी मार्केट में या जापान की मार्केट में, तो इसे भी फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के औद्योगिक विकास को आकार देने में भारतीय प्रारंभिक उद्योगपति का योगदान बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने देखा 3-4 बार आ रखा था। ठीक है, देखो इस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस जोश के साथ हमेशा वीडियो बनाता हूँ, बट वो जोश आपको आज मिसिंग लग रहा होगा,
क्योंकि सही में प्रॉब्लम है, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ के अंदर से आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली यही भारत के अलग अलग व्यापारियों के नाम बारे में बता रखा है, जैसे द्वारकानाथ टैगोर हो गए, उन्होंने बंगाल में पहली जो है वो मिल खोली थी, ठीक है। और उसके ये देखो लिखा भी है, 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों के साथ करके दृष्टि को आकार देना शुरू किया था, व्यापार संगठन बनाए थे बहुत सारे। व्यापार संकट के कारण भारतीय में उद्योगपति विकास 1840 के दशक में झटका लगा, कुछ प्रॉब्लम भी हुई। बाद में कुछ पारसी हमारे व्यापारी थे, जैसे जमशेदजी टाटा हो गए हमारे, ठीक है, नुसरवानजी टाटा, सुना ही होगा नाम इनका, तो दिनशॉ पाटिल हो गए, इन्होंने भी कहीं ना कहीं चीन के साथ व्यापार करके पैसे वगैरह कमाए थे, शिपमेंट वगैरह करी थी। और हमारे मारवाड़ी व्यापारी सेठ हुकुमचंद हो गए, उन्होंने भी कोलकाता के अंदर पहली जूट मिल वगैरह खोली थी। ओके। जीडी बिरला हो गए, जीडी बिरला के पूर्वज वगैरह, सुना आपने जीडी बिरला का नाम? बिरला का नाम सुना होगा, आदित्य बिरला, ये बिरला है ना। तो जीडी बिरला के पूर्वज वगैरह ने भी ये पहल वगैरह की थी और भारत के अंदर वाणिज्य को, व्यापार को थोड़ा सा आगे लेकर गए थे। यस सर नो, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? आई होप आपको समझ आ गया। मतलब व्यापारियों के नाम वगैरह लिखने हैं आपको और उनका क्या योगदान था वो लिखना है। और ये मैंने ना गलती से पैराग्राफ में लिख दिया, आप इसको पॉइंट्स में कर लेना, ऐसे एंटर मार लेना, यहाँ के बाद ये लाइन स्टार्ट कर देना यहाँ से, है ना। यहाँ के तो समझ गए ना आप, इसको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है। चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि आदि औद्योगिकरण और औद्योगिकरण में क्या अंतर है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और ये तो आंसर सपोर्टिंग मटेरियल में बहुत प्यारा लिखा हुआ है। देखो, औद्योगिक क्रांति से पूर्व आदि औद्योगिकरण, देखो पहले क्या होता था आपको पता है क्या ना, पहले क्या होता था ना, औद्योगिकरण आने से पहले लोगों के घरों में उत्पादन होता था। अगर ये चैप्टर आपने थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है ना चैप्टर का, तो देखो हिस्ट्री में तो मैं आपको बोलूंगा कि चैप्टर का आइडिया लेने के लिए आपको चैप्टर की वीडियो थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। और एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू, वो ज़रूर देखने हैं, ताकि एक एक मार्क्स में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है जी। और बाकी जैसे कि आपको पता है हमारा डिफरेंट जो चैनल है, मेन पॉइंट टेक करके है, मेन पॉइंट टेक पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकते हैं। पहले तो मेन पॉइंट स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारा साथ जो है वो और भी आगे का है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10th में ही हम साथ रहने वाले हैं। बाकी ये भरत कुमार मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकता है ना। और और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या फ़ोन से एनिमेशन वीडियो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, अब दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस पे बता रखी है, ठीक है। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। बाकी अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैनल भरत कुमार खोरवाल है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मेरे को, मतलब छाती में दर्द है, मतलब चेस्ट में पेन है, बाकी तो ठीक है, अभी फीवर नहीं है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइव करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मैं व्लॉग वगैरह डालता हूँ, ठीक है। तो देखना चाहो देख लेना। दोबारा से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए बच्चे पूछ रहे थे, वो वेबसाइट पे अपलोडेड है www.mainpointstudy.in। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहाँ पर ये पीडीएफ डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम है मेन पॉइंट स्टडी 1010, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं हम। फैक्ट्री पर आधारित नहीं था, अब मैंने आपको बताया था औद्योगिकरण होने से पहले ना प्रोडक्शन जो होता था, उत्पादन जो होता था ना चीज़ों का, वो लोगों के घरों में होता था। तो देखो ये लिखा हुआ है कि आदि औद्योगिकरण होता है औद्योगिकरण से पहले। तो औद्योगिकरण ये लिखा भी देखो, औद्योगिक क्रांति से पूर्व, पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता था, ये फैक्ट्री पर आधारित नहीं थी, ये लोगों के घरों में उत्पादन हुआ करता था। यहाँ पर फैक्ट्रियों का उत्पादन जो है वो औद्योगिकरण से देखा जाता है। उत्पादन व्यापारी गिल्ड्स द्वारा नियंत्रण किए जाते थे, इसमें औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार जो थी वो तेज थी, ठीक है। चलो, गांव और किसान के दस्तकार वस्तुओं का उत्पादन करते थे, और यहाँ पर हाथ से, जो हाथ का श्रम और वाक्य शक्ति जो होती थी ना, मशीनों से शक्ति, या एक तरह से आप कह सकते हो जो प्रोफेशनल होते थे ना, वो उद्योगों में उत्पादन वगैरह करते थे, ठीक है। गांव और शहरों के बीच में जो है वो घनिष्ठ संबंध बढ़े, और मजदूरों की स्थिति, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, आदि औद्योगिकरण में जो उत्पादन है वो घरों में होता था, यहाँ पर उत्पादन फैक्ट्रियों में होता था। ये जो है बेसिकली इसमें क्या होता था, जो लोग हैं वो अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर चीज़ों का उत्पादन करते थे। यहाँ पर जो श्रमिक वगैरह है और जो प्रोफेशनल है वो उत्पादन करते थे, जो कि प्रशिक्षित होते थे, जिनको प्रशिक्षण मिला हुआ होता था। यहाँ पर क्या होता था, वर्करों की, लोगों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो घर में उत्पादन करते थे। यहाँ पर मजदूरों की स्थिति जो होती है वो बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पर क्या होता था, चीज़ों पर अच्छे से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था आदि औद्योगिकरण में, क्योंकि घर में उत्पादन हो रहा है, बट फैक्ट्रियों के अंदर तो सब कुछ अच्छे से नियंत्रण किया जा सकता है। ओके। ये दो तीन कुछ और क्वेश्चन है, वो भी आपको देखने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। पहला तो जॉबर कौन थे। जॉबर है ना, बेसिकली ब्रिटिश है ना, एक जॉबर को अपॉइंट करती थी। ये क्या करता था, लोगों को जॉब पे रखता था, क्योंकि देखो ब्रिटिश को इंडियंस के बारे में तो नहीं पता था ज़्यादा कि किसको जॉब पे रखे किसको जॉब पे नहीं रखे। तो एक जॉबर होता था, बेसिकली वो गाँव से बंदूक पकड़ के लाता था और उनको जॉब वगैरह दिलवाता था, और उसके लिए वो पैसे वगैरह भी कभी कभार ले लेता था, गिफ्ट वगैरह भी ले लेता था, ठीक है। भारतीय व्यापारियों को जाल जो है वो
टूटने लगा। भारतीय व्यापारियों का जाल जो है वो टूटने लगा क्यों? क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है, भारतीय सौदागर का के नियंत्रण वाला नेटवर्क जो है वो क्यों टूटने लगा, मतलब भारतीय व्यापारी को प्रॉब्लम क्यों आने लग गई। वो तो हम देख ही चुके हैं, ऊपर हमने देखा था कि यूरोपीय कंपनियों धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से कई तरह की रियायतें हासिल करके पहल सत्ता हासिल कर ली। इसका मतलब है कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने क्या किया कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं अदालतों से एक अधिकार ले लिया, फिर व्यापार का एक अधिकार ले लिया उन्होंने। और है ना, पहले जो भारत के व्यापारी होते थे ना, वो सूरत से व्यापार वगैरह करते थे, उसको चेंज करके हुगली पे कर दिया गया। ये पॉइंट सूरत से हुगली होना चाहिए था। जो व्यापार होता था वो सूरत से हुगली की तरफ कर दिया गया। सूरत में बेसिकली भारत के व्यापारी ज़्यादा करते थे, तो उसको खत्म कर दिया गया, जिससे भारत के व्यापार का जो जाल है वो टूटने लग गया था। ओके जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप के ग्रामीण इलाकों में किसान कारीगर व्यापारियों के लिए काम करने के लिए क्यों राजी हो गए? इनकम बहुत कम थी, पैसे थे नहीं, और जो हमारे जो कारीगर थे ना, जो हमारे जो क्या कहते हैं उसको, ग्रामीण इलाकों में जो हमारे व्यापारी थे, उन्होंने बोला था कि आपको घर में रह के ही काम करना है, तो इसलिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। गिल्ड क्या होते हैं? ट्रेड गिल्ड वो होते हैं जो व्यापार के लिए बनाए जाते हैं। ये उत्पादकों का संघ होता है, जो चीज़ें बनाते हैं ना उनका ग्रुप, मतलब बिजनेसमैन का ग्रुप होता है ये। और यही तय करता है कि कौन किस चीज़ का उत्पादन करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप एक बार देख लेना कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक परिवर्तन की श्रृंखला भारत के औद्योगिकरण के पैटर्न को कैसे प्रभावित कर रही थी। तो आपको वो सारी चीज़ें बता देनी है। ठीक है, कैसे 20वीं शताब्दी के दशक में जो था वो आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन चला, जिससे भारत के जो निर्मित वस्त्र थे उसका ज़्यादा उत्पादन हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे औद्योगिक समूह साथ में आ गए, जिससे भारत के जो औद्योगिक जो उद्यमी है उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी भारत का जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ा। यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है देखो, नई नई फैक्ट्रियाँ वगैरह लगने लगी। और युद्ध के बाद जो है वो भारत ने पूरा अपने जो घरेलू बाजार है उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी हम है ना रिवाइज करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम पूरा का पूरा है ना लास्ट डे पे 14 को या 13 को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू वगैरह करवाऊंगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।